हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन कहानियों की महत्वपूर्ण लेखिका नीरजा हिमेंद्र की लिखी हुई कहानी सोन चिरैया। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। पर्वतों से निकलकर गिरती बलखाती नदी जिस प्रकार मैदानों में आकर सामान्य गति से चलने लगती है, ठीक उसी प्रकार जीवन के आपाधापी से गुजरते हुए अब मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है। एक प्रकार से कहूँ तो अच्छा ही है। मैं ये सोचकर संतुष्ट हूँ कि मेरे जीवन में मेरा सोचा हुआ सब कुछ सामान्य ढंग से घटित होता जा रहा है। कभी कभी मेरे जीवन के युवावस्था की स्मृतियाँ मन मस्तिष्क में सहसा दस्तक दे देती हैं। वो दिन भी क्या दिन थे जब कॉलेज के दिनों में मैं एक अदद सरकारी नौकरी पाने के सपने देखा करता था। नौकरी प्राप्त करना ही उस समय मेरी शिक्षा का, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। वो समय भी शीघ्र ही आ गया। मेरे साथ मेरे घर में उस समय सबकी प्रसन्नता की सीमा न रही जब मेरे प्रयास का प्रतिफल मुझे सरकारी क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग में नौकरी के रूप में मिला। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानो वहीं पूर्ण हो गया हो, किंतु जीवन में काम और भी थे, उद्देश्य और उत्तरदायित्व भी और थे, जिसका एहसास मुझे समय के साथ होता जा रहा था। समय कुछ आगे बढ़ा और मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। आखिर उन्हें भी तो अपना उत्तरदायित्व पूरा करना था, जिसे उन्होंने किया, और अब वे संतुष्ट थे। समय आगे बढ़ता जो जा रहा था, जो कि समय की नियति है। अभी मेरे जीवन के आधार और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे माता पिता की वृद्धावस्था, उनके शरीर का क्षरण और उनका बिछोह देखना लिखा था। वो देखा। ऐसे कमज़ोर समय में मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे मेरा संबल बने रहे। शनैः शनैः बच्चे बड़े होते गए। बच्चों में अपने जीवन के अनेक अपूर्ण सपनों को समाहित करते हुए मैं और मेरी पत्नी खुश थे। मेरी बेटी बड़ी थी और बेटा उससे 4 वर्ष छोटा। दोनों की शिक्षा शहर के अच्छे कॉलेज में हो रही थी। दोनों बच्चे अनुशासित, आज्ञाकारी थे, शिक्षा के प्रति सतर्क और भविष्य के प्रति जागरूक। कभी कभी मैं सोचता कि क्या जीवन में सब कुछ इतनी सरलता से प्राप्त होता है जैसा कि मुझे प्राप्त होता जा रहा है। सब कुछ समय से मुझे प्राप्त हुआ और मैं संतुष्ट होकर समय को आगे बढ़ता देख रहा था। मेरी बेटी की शिक्षा पूरी होते ही मुझे व मेरी पत्नी को उसके विवाह की फिक्र होने लगी। हम उसके लिए योग्य वर की तलाश में लगे थे। इन सबसे अलग मेरी बेटी अपनी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। अपनी नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर में जाना था। वो चली गई। हम सबसे दूर वो अवश्य चली गई, किंतु हम सब प्रसन्न थे कि अपने जीवन का मार्ग उसने तलाश लिया है। वो आत्मनिर्भर हो गई है। एक माता पिता को इससे अधिक प्रसन्नता और किस बात की होगी कि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर हो गए हैं, रोजगार से लग गए हैं। मैं और मेरी पत्नी फुर्सत के क्षणों में संतुष्टि के साथ बातें करते कि समय कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ गया, और हमें इस बात का एहसास भी ना हुआ कि हमारी बेटी कृति आज आत्मनिर्भर होकर सफलता के पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारा बेटा अंशुल भी बहन जैसा समझदार, सुशील व आज्ञाकारी है। वो भी बहन से प्रेरणा लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अंशुल बेहद शालीन व माँ का दुलारा है। वो अपनी माँ का बड़ा ध्यान रखता है। माँ की किसी भी तकलीफ में वो व्याकुल हो उठता है। लंबा, आकर्षक मेरा बेटा, जिसे मैं भरपूर दृष्टि से देखते हुए भी डरता था कि कहीं उसे मेरी नज़र ना लग जाए। उसकी प्रशंसा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल के युवकों अपने आसपास के नाते रिश्तेदारों के लड़कों को अनावश्यक चीज़ों जैसे महंगे मोबाइल, मोटरसाइकिल, ब्रांडेड कपड़ों के लिए हट करते देख रहा हूँ, और उनके माता पिता को पैसे ना होने पर भी जैसे तैसे उनकी मांग पूरी करते देख रहा हूँ। किंतु अंशुल ने हमसे कभी कोई चीज़ मांगी नहीं, बल्कि हमने उसकी आवश्यकता को समझते हुए मोबाइल फ़ोन दिला दिया था। कॉलेज आने जाने में उसे कोई परेशानी न हो, इसलिए उसे बहुत महंगी तो नहीं, अपितु ठीक ठाक बाइक दिला दी थी। बाइक पाकर वो अत्यंत खुश व संतुष्ट था। आज की युवा पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की खरीदारी अब अधिकांशतः ऑनलाइन करने लगी थी। अंशुल की माँ उससे कहती कि वो भी ऑनलाइन अपने लिए कपड़े इत्यादि मंगा लिया करे, किंतु मेरा बेटा अंशुल अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें मेरे साथ बाजार जाकर खरीदता।
मेरे पूछने पर कहता है कि पापा आप दिलाएंगे तो चीज़ भी अच्छी होगी और आप अपने अनुसार बजट भी मैनेज कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ता। नहीं बेटा, तुम ऑनलाइन अपनी पसंद की चीज़ें मंगा लिया करो, मेरे पास इतना बजट है कि अपने बेटे की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं, मैं उससे कहता। मेरे पास सब कुछ है पापा, अनावश्यक कपड़े जूते खरीदने का कोई लाभ नहीं, फैशन का क्या, वो तो हर दूसरे दिन बदल जाता है, वो मुस्कुरा कर कह पड़ता। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता कि इस नए ज़माने में जहाँ आधुनिकता के नाम पर युवा अच्छे विचारों को नहीं, मात्र अच्छे वस्त्रों व नए नए फैशन को प्रमुखता दे रहे हैं, वहीं मेरा बेटा इन व्यसनों से दूर रहकर अपनी शिक्षा पर ध्यान लगाता है, पारिवारिक मूल्यों को तरजीह देते हुए अपनी माँ व बहन की भावनाओं की कद्र करता है। सचमुच हमने पूर्व जन्म में अवश्य ही अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें ईश्वर ने अंशुल जैसा बेटा दिया है। अंशुल खूब मन लगाकर पढ़ता है तथा अपनी नौकरी व कैरियर के बारे में मुझसे चर्चा करता है। कभी कभी वो कहता है कि पापा, यदि मेरी नौकरी किसी दूसरे शहर में लगी तो आप और मम्मी मेरे साथ रहिएगा। अंशुल की बातें सुनकर उसकी माँ निहाल हो उठती। माँ के चेहरे की प्रसन्नता व संतुष्टि के भाव देखते ही बनते थे। मेरी सेवानिवृत्ति में अभी 7 वर्ष शेष थे। मैं प्रसन्न था कि मेरी नौकरी के 7 वर्ष अभी शेष भी हैं और मेरे प्रमुख उत्तरदायित्व पूरे होते जा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया है तथा वो भी ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही है, आत्मनिर्भर भी है। अंशुल इस वर्ष बीटेक के दूसरे वर्ष में है। वो यहाँ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रहा है। उसके कॉलेज में दूसरे शहर के बच्चे भी अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से अधिकांशतः कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। मैंने देखा है इनमें से कुछ लड़के दुर्व्यसनों के शिकार हैं। माता पिता के परिश्रम के पैसों से वो शराब, गुटखा, सिगरेट आदि का सेवन करते हैं तथा जीवन का बहुमूल्य समय घूमने फिरने में व्यतीत करते हैं। अब हमारा वाला समय तो रहा नहीं कि अपने ही शहर में जो शिक्षा उपलब्ध है उसी में से चुनकर जो मन हो पढ़ लिया गया। अब तो लड़कियां भी बहुतायत की संख्या में दूसरे शहरों से आकर यहाँ पढ़ रही हैं। उनमें से भी अधिकतर कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। वेशभूषा साज सज्जा में आधुनिक दिखती ये लड़कियाँ फर्राटे से स्कूटी चलाती आगे बढ़ जाती हैं तो उन्हें देखकर गर्व होता है कि लड़कियाँ विकास के सोपानों पर आगे बढ़ रही हैं। उनमें से कई लड़कियां कॉलेज के मित्र लड़कों की बाइक के पीछे की सीट पर अत्यंत आत्मविश्वास के साथ बैठकर आती जाती हैं। नए दौर के युवा बच्चों को इस प्रकार मित्रवत देखकर मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचता कि पुराने ढर्रे के सलवार कमीज, साड़ी, ब्लाउज से अलग अत्यंत मॉडर्न जीन्स, शर्ट, स्कर्ट आदि पहनने वाली ये लड़कियां क्या विचारों से भी आधुनिक होंगी या मात्र वस्त्रों से ही ये आधुनिक हैं? जो भी हो, मैं जब भी बेटे के कॉलेज जाता, आत्मविश्वास से भरी ये आधुनिक लड़कियां मुझे प्रभावित करती। इनमें से कुछ में मुझे अपनी बेटी की छवि दिखाई देती, वो भी तो इनमें से किसी एक के जैसी ही है। अंशुल अब शाम के शेष समय में कभी कभी अपने मित्रों के साथ घूमने निकल जाता। युवा होते बच्चों को घर में बांध कर भी तो नहीं रखा जा सकता। जब मैं शाम को कार्यालय से घर आता, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होता, तब तक मेरा बेटा मुझसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की परमिशन लेने के लिए मेरे पास आ जाता। उसके मासूम मुस्कुराते चेहरे पर फैला भोलापन देखकर मेरा मन आशंकित होने लगता कि मेरे बेटे के इस भोलेपन का कोई लाभ ना उठा ले। अपने मन की आशंका को पत्नी को न बताकर अपने तक सीमित रखता। बेटे को बाहर जाने की आज्ञा देती पत्नी के चेहरे पर भी उसी प्रकार की मुस्कान देखकर मैं अपनी इस आशंका को स्वयं तक सीमित रखना उचित समझता। समय व्यतीत होता जा रहा था। अंशुल बीटेक के दूसरे वर्ष में भी उत्तीर्ण हो गया था। मात्र उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हुआ था। सफलता की खुशी उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगी थी। अब उसका तीसरा वर्ष था। इस वर्ष का कोर्स पहले की अपेक्षा कुछ कठिन हो गया था। अंशुल अब अधिक समय अपनी पढ़ाई पर व्यतीत करने लगा था। दिन भर कॉलेज में तथा शाम को थोड़ी देर के लिए अपने मित्रों के साथ बाहर जाता, पुनः रात को देर तक पढ़ता। अत्यंत व्यस्तता भरा समय था उसका। मैं उसकी माँ प्रसन्न थे तथा अपनी ओर से उसे पूरा सहयोग कर रहे थे। बेटा अंशुल अपने कमरे में पढ़ता था, हम अपने कमरे में बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते। अंशुल की माँ कहती कि आजकल नौकरी मुश्किल से मिलती है, वो भी जिस शहर में लड़के रहते हैं उस शहर में नहीं मिलती। नौकरी के इच्छुक लड़के लड़कियाँ दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करने को विवश हैं। अंशुल की माँ सही कहती है।
हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, फिर भी यहाँ के लड़कों को दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी पड़ती है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसे सरकारी क्षेत्र में एक अच्छी नौकरी मिल जाए, भले ही वो अपने शहर में हो या किसी अन्य शहर में। हम अंशुल के साथ ही रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ता, उसकी बातों में अपने मन का प्रतिबिंब देखता। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं तैयार होकर कार्यालय जाने के लिए बस निकलने ही वाला था। अंशुल अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। वो प्रतिदिन मुझसे पहले 8 बजे तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। आज अभी तक नहीं उठा। पूछने पर पत्नी ने बताया कि कल भी कॉलेज नहीं गया था, दिन भर कमरे में ही रहा। खाने के लिए आवाज़ देने पर थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तथा बमुश्किल थोड़ा सा खाना खाया। पत्नी की बात सुनकर मैं उसके कमरे में गया। अंशुल जग रहा था, किंतु अभी तक बिस्तर पर लेटा था। कदाचित वो अस्वस्थ हो, ये सोचकर मैंने उसका हाल चाल ना चाहा, किंतु वो बोला कुछ भी नहीं। ठीक हूँ पापा, बस इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर करवट बदल ली। उठो बेटा, 9 बज चुके हैं, नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहकर मैं कार्यालय के लिए निकल गया। रास्ते पर मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। कहीं अंशुल अस्वस्थ तो नहीं? आज मुझे अवकाश लेकर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। मन अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। मैं कार्यालय के समीप पहुंच चुका था। अब शाम को घर पहुंचते ही तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। दिन भर कार्यालय में किसी प्रकार काम करता रहा। काम में मन नहीं लग रहा था। घर में पत्नी को फ़ोन कर अंशुल का हालचाल पूछता रहा। पत्नी ने बताया कि बहुत कहते कहते किसी प्रकार उठा है, बाथरूम से आया है। नाश्ते के लिए कहने पर एक रोटी निगल कर वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया है। पत्नी परेशान थी। वो शाम को मेरे घर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऑफिस से छूटते ही मैं शीघ्रता से घर की ओर चल पड़ा। सोच रहा था कि घर पहुंचकर अंशुल को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अंशुल ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। मैं कहता रहा, कुछ नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उसके हट के समक्ष हम खामोश हो गए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी बात मानना और खामोश रहना भी सही विकल्प रहता है। मैं और मेरी पत्नी चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठे थे। भोजन का समय हो रहा था, किंतु खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं मधुमेह का रोगी था। मेरी दवा का समय हो रहा था। पत्नी बार बार आग्रह कर रही थी कि कुछ खाकर मैं अपनी दवा ले लूं, जो कि उचित था, क्योंकि विलंब से दवा लेने पर मुझे कुछ कमजोरी का अनुभव होने लगता है। पत्नी की बात मानकर मैं उठने ही वाला था कि सहसा दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के शीशे से मैंने देखा तो 2 पुलिसकर्मी मेरे दरवाजे पर खड़े दिखे। दरवाज़ा खोलने के बजाय मैं वापस ड्राइंग रूम में आया और पत्नी को बताया कि 2 पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हैं। जीवन में पहली बार दरवाजे पर पुलिस को देखकर मैं नर्वस था, घबराया हुआ था, बल्कि सच कहूँ तो सकपका गया था। पुरुष चाहे जितना भी स्वयं को मर्द समझ ले, साहसी बने, मैं समझता हूँ ऐसे गाढ़े समय में स्त्रियाँ पुरुष से अधिक साहस का परिचय देती हैं। जाओ दरवाज़ा खोलो, किसी का पता पूछ रहे होंगे, पत्नी ने मुझसे कहा। अंशुल का घर यही है? मेरे दरवाज़ा खोलते उनमें से एक ने पूछा। जी हाँ बताइए, मैं उसका पिता हूँ, मैंने कहा। वो इस समय घर में है? उससे पूछताछ करनी है, उसने थोड़े कड़क शब्दों में कहा। जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अनजाने भय से आशंकित था कि कैसे अपने बेटे को बुलाकर इनके सामने कर दूं। क्या बात है? फिर भी डरते डरते मैंने पूछा, आपको नहीं पता आपके लड़के ने एक लड़की का अपहरण किया है? क्या? तब तक मेरी पत्नी भी वहां आ चुकी थी और पुलिसकर्मी की बात सुनकर उनकी चीख निकल गई। भीतर तक तो कांप मैं भी गया। ये आपसे किसने कहा? किसी ने आपको गलत सूचना दी है, साहस करके मैंने कहा। सही है या गलत अभी आपको पता चल जाएगा। आप अपने बेटे को बुलाते क्यों नहीं? पुलिस वाले की बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 2 दिनों से लड़की या तो आपके घर में है या आपके लड़के ने कहीं और छुपा रखा है, उनमें से एक ने कहा। नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर में पड़ा है, मेरी पत्नी गिड़गिड़ा रही थी। पुलिसकर्मी कुछ देर तक सोचते रहे, मेरा मोबाइल नंबर लिया और अगले दिन बेटे को लेकर थाने आने का आदेश देकर चले गए। मैं और मेरी पत्नी बदहवास से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके जाते ही मेरी पत्नी बेटे के कमरे में भागती हुई गई। अंशुल अपने कमरे में पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठा चुपचाप छत की ओर देख रहा था। माँ, मैंने कुछ नहीं किया,
अंशुल अपनी माँ को देखते ही बोल पड़ा। हाँ बेटा, मालूम है, मेरी पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। मैं बेटे के सामने जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। अपने बेडरूम में आकर कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। बेटे के कमरे से पत्नी व अंशुल की बातचीत की आवाज़ स्पष्ट आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मेरा हलक सूख रहा था। माँ, अवंतिका राघव की दोस्त है। मेरे सभी मित्रों को ये बात मालूम है। वो पैसे वाले घर की लड़की है, बहुत खर्चीले स्वभाव की है। राघव उसे बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है। अपने महंगे शौक को अवंतिका के पैसों से पूरा करता है। मेरे सभी मित्रों को ये बात पता है। वही अवंतिका को लेकर कहीं गया है। अंशुल रुक रुक कर अपनी माँ को सभी बातें बता रहा था। आज 5वां दिन है, वो कहीं चले गए हैं। परसों अवंतिका के फ़ोन से मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन राघव ने किया था कि मैं अवंतिका के घर उसके किडनैपिंग की सूचना देकर पैसों की मांग करूं। मेरे मना करने पर उसने मुझे इसमें फंसा देने की धमकी दी थी। माँ, इसमें राघव के साथ अवंतिका भी मिली हुई है। अवंतिका ने इसमें मुझे फंसाने की धमकी दी है। अंशुल की बातें सुनकर मेरे समक्ष वस्तु स्थित आईने की भांति स्पष्ट हो गई थी। अवंतिका अपने घर से पैसे मांगकर राघव के साथ घूमना फिरना चाहती है। उनकी बात न मानने पर उन लोगों ने जानबूझकर इसमें मुझे फंसाया है। अंशुल रुआंसा हो रहा था। बेटा, तुम फिक्र बिल्कुल ना करो, हम सब संभाल लेंगे। ये बात पहले बतानी थी तुम्हें। तुम्हारी कोई गलती ना होते हुए भी तुम 3 दिन से नाहक ही परेशान थे। उठो बेटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। मैं तुम्हारे पापा को भी खाना दे दूँ। उन्हें दवा खानी है ना? पत्नी ने कहा। मैं अपनी पत्नी की प्रशंसा करूंगा कि ऐसे आड़े वक्त पर जब मेरा साहस जवाब दे जाता है तब मेरी पत्नी बखूबी स्थिति संभाल लेती है। उठो, चलो खाना खा लो। सुबह होते ही पहले हमें अवंतिका के घर चलना है, पत्नी ने कमरे में आकर कहा। उसके चेहरे पर तनाव के चिन्ह स्पष्ट थे। बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ें आ रही थीं। अंशुल बाथरूम में चला गया था। पत्नी ने खाना गर्म कर सबकी थाली मेज पर लगा दी थी। रात के 11 बज रहे थे। अंशुल भी खाने की मेज पर आ गया था। पहले की अपेक्षा अब वो कुछ आश्वस्त लग रहा था। दूसरे दिन सुबह 8 बजे हम अवंतिका के घर के गेट पर थे। घर क्या था, अमीरी का पूरा साम्राज्य था। दरबार ने गेट खोलकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर हमें बैठा दिया। कुछ देर में अवंतिका के माता पिता बाहर आए। हमने अवंतिका के माता पिता को सच्चाई बतानी चाहिए, किंतु वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, ऐसे आवारा लड़कों को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, उन्होंने सभ्यता की सभी सीमाएं लांघते हुए कहा। उन्हें देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता था कि अपनी बेटी को भी उन्होंने यही संस्कार दिए होंगे। क्या आपको अवंतिका ने बताया कि मेरे बेटे ने उसका अपहरण किया है और बदले में वो पैसे मांग रहा है? मैं उनके समक्ष अपना पक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा था। नहीं, अवंतिका ने नहीं, उसके दोस्त ने कहा, और उसने बताया कि मेरी बेटी को तुम्हारे लड़के ने किडनैप किया है, अवंतिका के पिता ने कहा। तो क्या वो दोस्त सही बोल रहा है? मेरी पत्नी ने कहा। हमारी बातें सुनकर अवंतिका के पिता को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने पुलिस से अवंतिका के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल चेक कराया। इसमें राघव से उसके बातचीत के बेतहाशा साक्ष्य मिले। हम अपने बेटे के साथ पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहे। अंशुल की मानसिक स्थिति का अनुमान मैं और मेरी पत्नी ही लगा सकते थे। जिस अज्ञात नंबर से अंशुल का नाम लेकर उनके पास फ़ोन आ रहा था, वो भी राघव के नाम का निकला। इस केस में राघव की संलिप्तता स्पष्ट थी, फिर भी हम बेवजह पुलिस के चक्करों में फंसे थे। अंशुल को इस कठिनाई से निकालने के लिए उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी। मानसिक उत्पीड़न की दशा से हम सब गुजर रहे थे। जब हमारी ये स्थिति थी तो अंशुल की मनः स्थिति क्या होगी, ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अंततः वही हुआ जो कोमल हृदय के निर्दोष बच्चे के साथ होता है। अंशुल अवसाद की स्थिति में आ गया। पुलिस अवंतिका की तलाश का काम कर रही थी। अवंतिका मिली। उस बिगड़ी लड़की ने राघव के साथ मिलकर अपने ही माँ बाप से रुपए लेने के लिए ड्रामा रचा था। सिगरेट शराब पीने, दोस्तों के साथ महंगे व बड़े होटलों रेस्तराओं में घूमने फिरने, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली लड़की के खर्चे बेतहाशा बढ़ गए थे। उस बिगड़ी लड़की ने अपने प्रेमी राघव के साथ मिलकर ये सब किया था। उसने एक बड़े शहर के होटल में रुककर माँ बाप को फ़ोन करवाकर रुपए ऐंठने का नाटक कर डाला। इसमें फंसाने के लिए उसने मेरे बेटे अंशुल को चुना, क्योंकि अंशुल उन्हें सीधा सरल लगा, जिसे सरलता से फंसाया जा सकता था। अवसाद के कारण अंशुल उस वर्ष परीक्षा न दे सका।
1 वर्ष तक उसका उपचार चलता रहा। उसके सपने टूट गए। सबसे बढ़कर उसका आत्मविश्वास हिल गया था। मेरे बेटे को साहस के साथ पुनः खड़े होने में ना जाने कितना समय लगेगा। उस बिगड़ी लड़की अवंतिका ने मेरे बेटे के हृदय में लड़कियों के प्रति घृणा और अविश्वास के जो बीज बो दिए हैं, उसे किस प्रकार नष्ट किया जा सकेगा, मैं समझ नहीं पा रहा था। इस विवाद से, या कह सकते हैं केस से, मेरा बेटा अब मुक्त हो चुका है, किंतु अवंतिका ने मेरे परिवार व अंशुल पर जो दुष्प्रभाव डाला है, वो हमारे मन से, हमारे जीवन से शीघ्र मिटने वाला नहीं है। अवंतिका के अपराध की कानून ने, उसके माता पिता ने जो भी सजा दी हो, लेकिन मेरे बेटे की क्या गलती थी? उसे इस सब की सजा क्यों मिली? लड़के तो बदनाम होते ही हैं। सबकी संवेदनाएं लड़कियों से जुड़ी रहती हैं। लड़कियां होती भी अच्छी हैं, घर की रौनक होती हैं। हम स्नेहवश उन्हें सोन चिरैया कहते हैं, किंतु अवंतिका जैसी लड़कियां भी तो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हैं। अंशुल जैसा सीधे सरल संस्कारी लड़के भी तो हमारे समाज में और हमारे घरों में ही रहते हैं। 3 वर्ष लग गए मेरे बेटे अंशुल को इस आघात से उबरने में और सामान्य जीवन जीने में। अब उसने पुनः कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। उसके 3 वर्ष यूं ही व्यर्थ चले गए। उस समय की भरपाई तो नहीं हो सकती, किंतु अब वो अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। अतः उसने कॉलेज की शिक्षा के साथ नौकरी के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है। दिन में कॉलेज व शाम के शेष समय कोचिंग जाता है। समय एक ऐसा चिकित्सक है जो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। देखते ही देखते 3 वर्ष और व्यतीत हो गए। अंशुल जीवन पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आज अंशुल को 4 माह हो गए हैं सरकारी विभाग के वाणिज्य कर विभाग में ऑफिसर के पद पर कार्य करते हुए। बुरे वक्त और बुरे सपने की भांति अवंतिका नाम की लड़की को हम विस्मृत कर चुके हैं। अंशुल और उसकी माँ की इच्छा है कि अब हमें अंशुल का विवाह कर जीवन के एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए। आखिर अंशुल के जीवन का एक उद्देश्य, अच्छी और मनपसंद नौकरी प्राप्त करना, पूरा हो गया था। एक दिन अवसर देखकर पत्नी ने अंशुल से इस बात की चर्चा की। अंशुल ने अभी विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया। मना करते समय उसके चेहरे पर उभर रहे असमंजस व पीड़ा के भाव को मैंने भांप लिया था। मैंने पत्नी को आगे कुछ न कहने का संकेत किया। मैं स्त्री होकर भी एक दूसरी स्त्री अवंतिका के आचरण के विरुद्ध हूँ। सोचती हूँ इस समाज में न जाने कितनी अवंतिकाएं होंगी जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुरुषों को अपने जाल में फंसाती होंगी। तो मेरा बेटा अंशुल भी अवंतिका के दिए गए चोट के कारण स्त्री जाति को संदेह के घेरे में रख रहा है, तो उसमें बुरा क्या है? यद्यपि शनैः शनैः उसकी ये धारणा भी परिवर्तित होगी कि समस्त स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। इसमें कुछ समय लगेगा और वो अच्छा समय आने की मैं प्रतीक्षा करूंगी। पत्नी की बात सुनकर मैं भाव विह्वल हो अंशुल के कमरे की ओर देखने लगा, जो अपने कक्ष में किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा था। मेरे व पत्नी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। समय की नदी ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से निकलकर हरे भरे मैदान में सामान्य गति से आगे बढ़ने लगी थी। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी सोन चिरैया। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी सुनकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैं इस क्षेत्र में 5 वर्ष से काम कर रही हूँ। क्या मेरे प्रस्तुतिकरण में कोई कमी है, या हिंदी साहित्य को पसंद करने वाले लोग अब नहीं रह गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे आप लोगों से चाहिए। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।